मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जगह पर कुछ लोगों को जो कि एक लड़के को जबरदस्ती पकड़कर एक बेसमेंट के अंदर ले जा रहे थे। अब वो लोग उस लड़के को एक बड़े से क्रूसीफिक्स पर लिटा देते हैं और बांध देते हैं। तभी उन लोगों के लीडर को हम देखते हैं जो कि वहां पर आकर कुछ चैंटिंग करने लगता है और वो लोग उस लड़के के ऊपर कुछ कट्स लगा देते हैं। वो लीडर अपनी चैंटिंग करता रहता है और अब उस लड़के के ऊपर एक मास्क शेप को हम देख पाते हैं और अब वो लीडर एक हैमर से इस लड़के के सर पर वार कर देता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम होता है मार्कस और कार्मेन। लेकिन यहाँ पर मार्कस को अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि कार्मेन से काफी शिकायतें थी कि वो अपने काम पर ज्यादा फोकस करती है और मार्कस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती रहती है। इस वजह से उन दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है और मार्कस घर से चला जाता है। खैर अब कार्मेन अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसका बॉस उसको किसी टाउन में 20 के ऊपर अपनी रिपोर्ट और स्टोरी कवर करने के लिए बोल रहा था। लेकिन कार्मेन उससे ये बोलती है कि रिसेंटली गायब हुए एक लड़के एरिक के गायब होने पर वो स्टोरी कवर कर रही है क्योंकि एरिक रिसेंटली ही कहीं घूमने गया था और उसका बैग किसी और जगह के एयरपोर्ट से बरामद हुआ है और आखिरी कुछ सालों में पोलैंड के एक रिमोट विलेज के पास से और भी टूरिस्ट गायब हुए हैं जिनके लगेज किसी और ही जगह से मिले थे जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। कार्मेन को ये लगता है कि ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है और वो अपने इंटर्न सैरा के साथ मिलकर उस स्टोरी पर रिसर्च कर रही थी और वो अब उस स्टोरी पर ही काम करना चाहती थी। लेकिन उसका बॉस उसको बोलता है कि स्टोरी के अंदर कोई भी दम नहीं है और ये बस एक सिंपल सा मिसिंग केस है, तो कार्मेन उस पर टाइम वेस्ट ना करे। अब कार्मेन और सैरा एरिक के घर पर जाती हैं क्योंकि एरिक की मदर लॉरा ने उसका लगेज जो था वो एयरपोर्ट से लिया था, यानी कि अपने बेटे एरिक का। लॉरा उन लोगों से बात करते हुए बताती है कि एरिक को ट्रैवलिंग का काफी शौक था। कार्मेन उससे पूछती है कि उसने पुलिस को लगेज क्यों नहीं दिया, एज वो एविडेंस हो सकता था, जिस पर वो ये बोलती है कि पुलिस को अब इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो इस केस को एक मिसिंग केस बना चुकी है जो कि अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। कार्मेन अब एरिक के लगेज को देखने जाती है और सैरा यहाँ पर लॉरा से बात करने लगती है। कार्मेन एरिक के लगेज में से उसके जर्नल को पढ़ती है जिसके अंदर एरिक की लास्ट विजिटेड जगह मेंशन्ड थी जो कि थी अल्वेनिया। कार्मेन उस जर्नल को अपने साथ ले जाती है और बाहर आकर वो सैरा को जर्नल के बारे में बताती है कि एरिक ने लास्ट मेंशन्ड जगह के बारे में लिखा हुआ है जो कि है अल्वेनिया इन पोलैंड। अब रात को अपने घर पर कार्मेन एरिक की उस किताब और बाकी लोगों के मिसिंग रिपोर्ट को चेक कर रही होती है कि तभी उसको अपनी विंडो के बाहर से एक विस्परिंग सुनाई देती है और उसको अपने रूम में एरिक दिखाई देता है जिसकी आंखें पूरी तरह से फूटी हुई थी और एरिक कार्मेन से दूर रहने का बोलता है और सडनली कार्मेन की नींद टूट जाती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था या फिर हकीकत, ये आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में कार्मेन मार्कस से बात करती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ अल्वेनिया जाए और ये उनके लिए एक ट्रिप जैसा होगा जहाँ पर मार्कस एक फोटोग्राफर होता है तो वो वहाँ पर पिक्चर भी शूट कर लेगा और साथ ही साथ ट्रिप पर उनका रिलेशनशिप भी थोड़ा बेटर हो सकता है और कार्मेन की स्टोरी भी यहाँ पर कवर हो जाएगी, जिस पर एरिक बोलता है कि ऐसे कहीं पर भी जाना ठीक नहीं होगा और वो मना कर देता है। अगले दिन में कार्मेन और सैरा अपने ऑफिस में होती हैं जहाँ पर उनका बॉस आकर उनको 20 की स्टोरी पर काम करने के लिए बोल देता है और फाइल देकर चला जाता है। लेकिन कार्मेन उस फाइल को फेंक देती है और अपने पोलैंड की ट्रिप की तैयारी शुरू कर देती है। साथ ही उसको मार्कस का भी कॉल आ जाता है कि वो अब कार्मेन के साथ चलने के लिए रेडी है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाती है। वो सैरा को पोलैंड में काजिया नाम की जगह को चेक करने के लिए बोलती है क्योंकि वो हर मोटल चेक करना चाहती थी जहाँ पर एरिक ने विजिट किया था। अब अगले सीन में ये तीनों ही कार से पोलैंड के अंदर काजिया सिटी आ जाते हैं जहाँ से वो लोग अल्वेनिया जाते हैं क्योंकि एरिक ने जर्नल के अंदर उसी के बारे में लिखा था। रास्ते में सैरा एरिक की जर्नल से बताती है कि अल्वेनिया में एरिक ने एक स्मोक देखा था जो कि एकदम ठहरा रहता था। साथ ही वो स्मोक कम और फॉग जैसा लग रहा था जो कि विलेज के बाहरी एरिया में हमेशा फैला रहता है और वहाँ पर किसी भी तरह की आग भी नहीं जल रही होती, जिस पर मार्कस को ये एक मजाक लगता है क्योंकि स्मोक और फॉग एक ही जगह पर हमेशा नहीं रहते। सैरा उनको मैप से गाइड कर रही होती है और अब वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं। टाउन में वो लोग आगे पैदल चलकर जाते हैं जहाँ पर टाउन के सभी लोग उनको देखकर बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं, जिस पर कार्मेन बोलती है कि एरिक ने जर्नल के अंदर लिखा है कि टाउन के लोग एकदम ही कोल्ड नेचर के हैं और कुछ खास किसी से मतलब नहीं रखते। साथ ही यहाँ पर मोटल वगैरह भी कुछ नहीं है। अब वो लोग घूमते घूमते आगे जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी को एक पिग को काटता हुआ देखते हैं, जिस पर सैरा और कार्मेन को अजीब लगता है बट मार्कस बोलता है कि उसका फार्म होगा। अब वो लोग आगे एक लड़की लिडिया से मिलते हैं जिसको वो लोग एरिक की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, जिसको देखकर लिडिया डर जाती है और तभी वो आदमी जो कुछ टाइम
टाइम पहले पिग को काट रहा था वो लिडिया को अपने पास बुलाकर डांटने लगता है। उस आदमी का नाम हेनरिक होता है और वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर वो लोग एक चर्च को देखते हैं जिसका सिंबल थोड़ा सा अलग था और वहाँ पर सारे विलेजर्स प्रीस्ट के हाथ को चूम रहे थे, जो कि चर्च कम एक रॉयल एरिया की तरह लग रहा था, जो उन तीनों को भी काफी अजीब लगता है। वो लोग अब दूसरी साइड देखते हैं तो उनको वही स्मोक या फिर फॉग जो भी कहो वो दिखता है, जिसको देखकर वो लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि स्मोक एक जगह पर इतने टाइम तक कैसे रह सकता है, वो बिल्कुल स्टिल था। अब वो लोग उस फॉग के पास जाने लगते हैं कि तभी हेनरिक और टाउन के कुछ लोग वहाँ पर जाने से उनको रोक देते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं और साथ ही साथ वो प्रीस्ट भी हेनरिक से बोलता है कि उन लोगों को विलेज से बाहर कर दिया जाए। फिर हेनरिक उन लोगों पर बहुत गुस्सा करके उनको विलेज से जाने के लिए बोल देता है। अब वो लोग वापस जाने लगते हैं और कार्मेन रास्ते में कार रुकवा देती है और वो मार्कस से बोलती है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि अगर कार्मेन बिना किसी स्टोरी के ऑफिस पहुंची तो उसकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि उसके बॉस ने तो उसको कोई और ही स्टोरी कवर करने के लिए दी थी। लेकिन कार्मेन और सैरा यहाँ पर आ गई है। अब बेचारे मार्कस को तो ये लगा था कि कार्मेन यहाँ पर ऑफिशियल वर्क से आई है, लेकिन ये काफी ज्यादा पर्सनल था। मार्कस कार्मेन की बात को सुनकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कार्मेन उसको मना लेती है। अब वो लोग उस फॉग के पास में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही गहरा था और मार्कस भी बोलता है कि ऐसे फॉग की पिक्चर्स भी लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं। अब इसी बीच सैरा उस फॉग के अंदर चली जाती है और कार्मेन उसको बुलाती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता और अब वो भी फॉग के अंदर जाने की कोशिश करती है उसको ढूंढने के लिए, जिस पर मार्कस उसको रोकता है। लेकिन कार्मेन यहाँ पर ये बोलती है कि सैरा को वही यहाँ पर लाई है तो वही उसको ढूंढने जाएगी और मार्कस बाहर वेट करे। कार्मेन अब अंदर जाती है जहाँ पर उसको सैरा की आवाजें आने लगती हैं और साथ ही साथ उसके भागने की भी आवाज आती है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ और भी अजीब सी आवाजें थी और वो उस फॉग में आगे बढ़ने लगती है। इधर मार्कस बाहर वेट कर ही रहा था कि तभी भागते हुए सैरा उस फॉग से बाहर आती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मार्कस उससे कार्मेन के बारे में पूछता है कि वो उसको ही ढूंढने गई है, जिस पर सैरा कुछ भी नहीं बोलती और वो दोनों फॉग की ओर देखने लगते हैं और कार्मेन को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अब इधर कार्मेन सैरा को बुलाती है और उसको उसकी आवाज तो आती है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाती कि वो है कहाँ पर। अब इसी के साथ में कार्मेन आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको एक डेमोनिक स्टैचू दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था और उसके हाथ में एक पत्थर था और एक हार्ट भी था। कार्मेन उसकी पिक्चर्स को क्लिक करती है और जैसे ही वो दूसरी साइड जाती है तो शॉकिंगली उस स्टैचू का सर टर्न हो चुका था और अब अचानक से उस स्टैचू के हाथ का जो हार्ट था वो धड़कने लगता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है और कार्मेन भी कुछ टाइम तक उसकी आंखों को देखकर खोसी जाती है। अब कार्मेन को सभी जगह पर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो बाहर की ओर भागती हुई फॉग से बाहर आ जाती है। अब बाहर वो मार्कस और सैरा से मिलती है और मार्कस उससे बोलता है कि वो ठीक तो है, जिस पर कार्मेन हाँ कर देती है। कार्मेन सैरा से पूछती है कि उसने क्या देखा, जिस पर सैरा स्टैचू के बारे में बताती है जो कि कार्मेन ने भी देखा था। वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनको लिडिया पास में खड़ी हुई मिलती है जो कि उनसे बोलती है कि वो एरिक को जानती थी। लिडिया उन लोगों को अपने साथ एक बंकर जैसी जगह पर लेकर आती है जो कि एक बेसमेंट के जैसा था और ये जगह हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखी थी। और दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं जिसके ऊपर स्टार्टिंग में वो चीज करी गई थी वो एरिक ही था। जी हाँ, यानी कि वो जो रिचुअल किया गया था स्टार्टिंग में वो एरिक के ऊपर किया गया था। उस जगह पर उन लोगों को बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज भी मिलती है जिनको कॉफिन के अंदर रखा गया था और उनके चेहरे पर एक मास्क जैसा कुछ था और साथ ही पूरा चेहरा और उनका स्कल टूटा हुआ था। साथ ही मार्कस ये नोटिस करता है कि उस मास्क के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है उसने उसको चर्च के ऊपर भी देखा था। वो लोग इन सब की पिक्चर्स लेते हैं और सब जगह देखते हैं, तभी सैरा को एक कॉफिन के अंदर शॉकिंगली एरिक की डेड बॉडी मिलती है। यानी कि स्टार्टिंग में वो कोई आम रिचुअल नहीं था बल्कि एरिक को जान से मार दिया गया था। अब सैरा ने यहाँ पर एरिक को उसके हाथ के टैटू से पहचान लिया था क्योंकि एरिक की मदर ने एरिक की फोटो दिखाते हुए टैटू के बारे में बताया था। अब लिडिया वहाँ से भाग जाती है और उन लोगों को वहीं पर लॉक कर देती है। मार्कस वहाँ का डोर ओपन करने की कोशिश करता है और बोलता है कि लिडिया ने उन सबको ट्रैप कर दिया है। अब कार्मेन को वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है और इधर मार्कस डोर ओपन कर लेता है और वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर सैरा भी उसी बेसमेंट में कुछ फील कर पाती है। वो लोग अब वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ दूर भागते ही वहाँ पर वो देखते हैं कि विलेज के कुछ लोगों ने उनको घेर लिया है। वो लोग विलेजर से बचकर दूसरी ओर भागते हैं और एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी सैरा को अपने पेट में कुछ तकलीफ महसूस होती है जिससे कि कार्मेन परेशान हो जाती है। कार्मेन अब मार्कस से माफी मांगते हैं क्योंकि वही सबको यहाँ पर लाई थी और उसी की जिद की वजह से ये लोग मुसीबत में थे, लेकिन मार्कस उसको माफ कर देता है। अब तक वहाँ पर हेनरिक और कुछ लोग आ जाते हैं और वो
लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर मार्कस और सैरा तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हेनरिक कार्मेन को पकड़ लेता है, जिसको कार्मेन एक बोर्ड से मारती है, बट दूसरा आदमी आकर कार्मेन को स्लैप कर कर बेहोश कर देता है। बाहर मार्कस और सैरा के पास हेनरिक और बाकी के लोग आ जाते हैं और मार्कस एक आदमी से लड़ने लगता है और तभी सैरा वहाँ से भागने लगती है, जिस पर हेनरिक एक एरो शूट कर देता है जो कि सैरा के पैर में जाकर लगती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाती है और दो लोग उसको पकड़ लेते हैं और सैरा को क्लोरोफॉर्म के जरिए बेहोश कर देते हैं। हेनरिक अब मार्कस पर भी एरो शूट करने लगता है, लेकिन मार्कस खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और हेनरिक उसका पीछा करता है और आगे जाकर वो उसको पकड़ ही लेता है। मार्कस अपने पॉकेट नाइफ से हेनरिक से लड़ता है, लेकिन हेनरिक उसको नॉकआउट करके क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। अब वो लोग उन तीनों को जंगल में उसी कैबिन के पास ले जाते हैं, जहाँ पर चर्च का प्रीस्ट और बाकी के चर्च के लोग भी थे और इन तीनों को होश में लाया जाता है। वो लोग होश में आते हैं और सैरा वहीं पर वॉमिटिंग करने लगती है। अब हेनरिक यहाँ पर लिडिया को कुछ समझाकर वहाँ से बाहर भेज देता है और अब प्रीस्ट उन तीनों को गौर से देखता है और अपने लोगों से कुछ बातें बोलता है, जहाँ पर हम हेनरिक को थोड़ा सा टेंस होता हुआ देख पाते हैं। अब वो प्रीस्ट यहाँ पर सैरा और कार्मेन को कैबिन में ले चलने के ऑर्डर्स दे देता है और दो लोग मार्कस को जंगल में कहीं और ले जाते हैं। वो लोग सैरा और कार्मेन को कैबिन में ले जाते हैं और उनके सारे कपड़े निकाल देते हैं और उनको एक वाइट ड्रेस पहना देते हैं, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में एरिक को पहने हुए भी देखा था, यानी कि इनके साथ भी ये रिचुअल होने वाला था। अब वो लोग कार्मेन को एक सेल में बंद कर देते हैं और सैरा को एक जगह पर लिटा दिया जाता है और वो प्रीस्ट को चैंटिंग करने लगता है। अब दो लोग यहाँ पर नाइफ से सैरा के हाथ पैरों में बड़े बड़े कट्स लगाते हैं, जिसको देखकर कार्मेन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वही सैरा को यहाँ पर लाई थी। सैरा दर्द में बहुत तड़प रही होती है और वो उस प्रीस्ट को देखती है जिसका चेहरा एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और बाकी के लोग भी मॉन्स्टर की तरह हमको दिखाई देते हैं। इधर जंगल में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गन पॉइंट पर मार्कस से गड्ढा खुदवा रहा होता है और वो आदमी अपने साथी से बोलता है कि उसको ये करना अच्छा नहीं लगता और वो गन अपने साथी को देकर वहाँ से चला जाता है। इधर वो प्रीस्ट अपनी चैंटिंग चालू रखता है और दो लोग सैरा के सर के ऊपर उसी मास्क को लेकर आते हैं, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में एरिक के ऊपर देखा था और कैबिन के अंदर डेड बॉडीज पर भी देखा था। और इस मास्क के अंदर खासियत ये थी कि इसकी आंखों की जगह पर बड़ी बड़ी धारदार हिस्से थे और अब वो प्रीस्ट एक हैमर से उस मास्क पर हिट करके सैरा के चेहरे पर वो मास्क ठोक देता है, जिससे कि सैरा की जान चली जाती है और हम यहाँ पर हेनरिक के चेहरे पर टेंशन साफ साफ देख सकते हैं। अब तभी ये मंजर देखकर कार्मेन बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो भी एक आदमी के मॉन्स्टर फेस को देखकर डर जाती है। इधर मार्कस उस आदमी पर अटैक करके उस आदमी को बेहोश कर देता है और उसकी गन लेकर वहाँ से भागने लगता है। भागकर मार्कस उसी कैबिन में आता है जहां पर वो लोग सैरा की डेड बॉडी को उठाकर कॉफिन में डाल रहे थे। अब एक आदमी कार्मेन को लेने आता है और मार्कस उस आदमी को पीटकर कार्मेन को लेकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते अब कार्मेन रुक जाती है और उसको जंगल से विस्परिंग सुनाई देती है और उसको वॉमिटिंग होने लगती है। मार्कस उसको संभाल कर आगे भागता है और वो लोग एक घर पर जाते हैं जहाँ पर एक ट्रक पार्क था और वो दोनों उस घर के अंदर उस ट्रक की कीज को लेने जाते हैं। अंदर एक फैमिली होती है जिसको मार्कस गन पॉइंट पर ही बंदी बना लेता है और उनसे कीज मांगने लगता है, बट जैसे ही कार्मेन अंदर आती है वो सभी लोग उसको देखकर डरने लगते हैं। मार्कस कपल को बांध देता है और हस्बैंड मार्कस से बोलता है कि उनको यहाँ से भागना होगा और कार्मेन को अब वहाँ खड़े बच्चे में मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है और अब उसको सभी लोगों के अंदर मॉन्स्टर दिखता है, इवन मार्कस के अंदर भी, जो कि उसकी तरफ बढ़ता है और कार्मेन खुद को रूम में छुपा लेती है। बट मार्कस बिल्कुल नॉर्मल था और सभी लोग भी नॉर्मल थे, यानी कि सैरा को भी जो मॉन्स्टर दिख रहे थे वो मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि नॉर्मल लोग थे। मार्कस हस्बैंड से कीज मांगता है और वो बच्चा कीज के बारे में बताता है जो कि किचन में है और मार्कस को किचन में ले जाकर कीज दे देता है और मार्कस उस बच्चे को वहीं पर बांधने लगता है। तभी वो बच्चा बोलता है कि कार्मेन के अंदर ईविल है क्योंकि उसने स्टैचू देख लिया है, यानी कि वही डिमोनिक स्टैचू जो कि फॉग के अंदर था, जो कि सैरा और यहाँ पर कार्मेन दोनों ने ही देखा था और उसके बाद से ही यही सब शुरू हुआ है। इधर रूम के अंदर कार्मेन को फिर से विस्परिंग सुनाई देती है और सारा सामान अपने आप ही हिलने लगता है और कार्मेन को मिरर के अंदर उसका ही साया हॉन्ट करता है, जिसके बाद कार्मेन जमीन पर गिर जाती है और जब वो उठती है तो हम उसकी आंखों के अंदर और मुंह के ऊपर ब्लड देख पाते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे कि सारा का सारा घर हिलने लगता है। मार्कस कार्मेन के पास जाकर उसको देखता है बट वो दूसरे रूम में जा चुकी थी और मार्कस को दूसरे रूम से उस कपल के चीखने की आवाज आती है और एक डिमोनिक
डिमोनिक आवाज या फिर रोर भी सुनाई देती है। अब वो रोर दूसरे रूम में जाती है और उस बच्चे पर भी अटैक कर देती है और मार्कस उस बच्चे की भी चीख सुनता है। साथ ही डोर भी अपने आप ही बंद हो जाते हैं। मार्कस बाहर जाकर देखता है तो उसको उस बच्चे की लाश मिलती है जिसका पेट फाड़ दिया गया था और उस कपल की भी लाश पड़ी हुई थी जिसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। मार्कस इस चीज को देखकर बहुत डर जाता है और उसके पैर के पास से एक स्नेक भी गुजरता है और तभी कार्मेन आकर उस पर अटैक कर देती है जिसके हाथ मॉन्स्टर जैसे हो गए थे और उसका चेहरा भी डिमोनिक फील हो रहा था, यानी कि उस स्टैचू की वजह से यहाँ पर सैरा और कार्मेन पजेस हो गए थे। कार्मेन मार्कस को चोक करने लगती है और डिमोनिक वॉइस में बोलती है कि उसने फॉलन एंजल्स का खून और मांस चखा है और यहाँ कोई भी उससे नहीं बच सकता है। बेसिकली वो स्टैचू जो है वो एक डीमन है और एक फॉलन एंजल है। अब वो मार्कस को खाने ही वाली होती है कि तभी प्रीस्ट, हेनरिक और बाकी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मार्कस खुद को आजाद करके साइड में चला जाता है। प्रीस्ट यहाँ पर कार्मेन यानी कि पजेस हुई लड़की के सामने प्रेयर्स करने लगता है, लेकिन कार्मेन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसने लगती है और बोलती है कि प्रीस्ट हो या फिर कोई भी नहीं बचेगा। प्रीस्ट अब अपने हाथ में लिए हुए क्रूसीफिक्स से कार्मेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रूसीफिक्स भी अपने आप ही जलने लगता है। दैट मीन्स कि कार्मेन के अंदर का जो डीमन है वो काफी पावरफुल है। खैर अब कुछ लोग कार्मेन को पकड़ने जाते हैं बट वो एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालती है। प्रीस्ट अब कार्मेन पर होली वाटर डाल देता है जिससे वो कमजोर होने लगती है और प्रीस्ट अपने साथियों को वही नुकीला मास्क कार्मेन को लगाने को बोलता है, लेकिन कार्मेन यहाँ पर मौका पाकर प्रीस्ट को एक लकड़ी के हिस्से से स्टैब कर देती है। प्रीस्ट को यहाँ पर संभालने के लिए हेनरिक आता है और प्रीस्ट उसको होली वाटर देकर अपना दम तोड़ देता है। अब हेनरिक होली वाटर कार्मेन पर छिड़कते हुए प्रेयर्स करने लगता है और कार्मेन कमजोर होने लगती है और हेनरिक उसको एक स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। हेनरिक के साथ ही अब कार्मेन को पकड़ लेते हैं और उसके हाथों को जमीन में चाकू से स्टैब कर देते हैं और हेनरिक यहाँ पर अपनी प्रेयर्स को जारी रखता है और उसके साथ ही कार्मेन के चेहरे के ऊपर उसी मास्क को लेकर आते हैं। बट कार्मेन अपना चेहरा जोर जोर से हिला रही थी जिससे उसकी आंखें बच सकती थी और ईविल को खत्म करने के लिए आंखें ही फोड़नी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डीमन के उस स्टैचू ने यहाँ पर जो पोजेशन किया था वो आंखों के जरिए किया था, यानी कि आंखों के जरिए ही डीमन सब कुछ देख पा रहा था। अब उस स्टैचू को हम ध्यान से देखें तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी आई बॉल वगैरह नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पर डीमन खुद को मैनिफेस्ट कर रहा था ह्यूमंस की आंखों के जरिए और यही रीजन है कि यहाँ पर उस डीमन का जो स्टैचू था उसका हार्ट धड़कने लगा था, क्योंकि यहाँ पर उसने इन इंसानों को पजेस करना शुरू कर दिया था। और जब भी कोई इस फॉग के अंदर आता है, उसको इनहेल करता है या फिर उस स्टैचू को देखता है, तो यहाँ पर वो डीमन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसी के जरिए वो इन इंसानों को पजेस करता है। यानी कि इस डीमन को रोकने का एक ही तरीका है, जिन इंसानों को पजेस किया गया है उनकी आंखों को फोड़ दिया जाए और उसको मार दिया जाए। खैर अब मार्कस यहाँ पर सभी कुछ देख रहा था और समझ गया था। अब वो कार्मेन का चेहरा पकड़कर सीधा कर देता है, लेकिन तभी कार्मेन यहाँ पर नॉर्मल होते हुए उससे मदद की गुहार लगाती है। लेकिन तभी हेनरिक उस मास्क को हैमर के जरिए कार्मेन के चेहरे में स्टैब कर देता है और कार्मेन और उसके अंदर का ईविल मारे जाते हैं। हेनरिक का साथी उससे पूछता है कि मार्कस का क्या करना है, जिस पर हेनरिक बोलता है कि मार्कस को जाने दिया जाएगा। अब मूवी के एंडिंग सीन में मार्कस हेनरिक से उस स्मोक के बारे में पूछता है कि आखिर वो है क्या, क्योंकि वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ है। जिस पर हेनरिक बोलता है कि ये एक कर्स है जो कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले से है और ये बदला नहीं जा सकता, यानी कि ये डीमन या फिर फॉलन एंजल बहुत टाइम पहले यहाँ पर आया होगा एंड समहाउ किसी ने या फिर गॉड ने इसको यहाँ पर स्टैचू के अंदर कैद कर दिया, लेकिन उसकी ताकत को पूरी तरह से रोक पाना नामुमकिन है, जिसकी वजह से उस स्टैचू के इर्द गिर्द हमेशा फॉग रहती है और जब भी कोई इंसान वहाँ पर जाता है तो वो स्टैचू उसको पजेस करके खुद को रिडीम करना चाहता है, यानी कि बाहर आना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। यानी कि ये सारे के सारे गाँव के लोग जो है वो एक कल्ट तो चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा काम करते हैं और इस तबाही को बाहर जाने से रोकते हैं और यही रीजन है कि यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को मार देते हैं जो भी यहाँ पर आते हैं और यही रीजन है कि उनका बैग कहीं और पर मिलता है और मेरे ख्याल से पुलिस भी यहाँ पर मिली हुई है और सब कुछ जानती है, तभी वो लोग इस केस को रफा दफा कर देते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द श्राइन 2010 मूवी की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।